And okay, and let me brief you that last week, the important task which we did last week, along with the theory, we prepared the straight cables, we prepared the crossover cables, and the more important is that we use these cables to make a network. And for this, we used a switch, for example, and through the straight cables, we connected the devices to the switch. And we tested that the two devices, for example, the two laptops can share anything, which may be any folder or any file from one PC to another PC. The second thing which we did last time, that if we have two PCs and we don't have the switch, so we can use a crossover cable between them, and we can enjoy the same as we did in this scenario. A scenario and B scenario is same for us. So we implemented all of them, we tested them, and we were happy that it was a success. If you have any question, I will be in here. Definitely, I will be happy to respond. हमने लास्ट वीक, अगर आपको याद हो तो हारून, हमने यही काम पढ़ा था कि हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क, छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन अगर छोटा आता है तो अगर 2 डिवाइसेस से बना सकते हैं तो 10 से भी बना सकते हैं, 10 से बना सकते हैं तो 50 से भी बना सकते हैं. तो इवन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, और स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, एंड देन द डिवाइसेस आर कनेक्टेड लाइक दिस, the PCs are connected like this. ठीक है, तो इवन एक PC 1 पे बैठा हुआ शख्स PC 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, और तो लाजमी नहीं कि भाई एक ही स्विच के साथ कनेक्ट होना लाजमी नहीं. It will be a straight cable and it will be a cross cable. Clear everyone? तो अगर ये क्लियर है तो फिर हम आज का टॉपिक, और प्रॉब्ली कोशिश कर, क्योंकि अगले वीक से आपके एग्जाम्स और इन चीजों में आप लोग बिजी होंगे, सो हम जो प्रैक्टिकल टास्क है दैट विल बी टू प्रॉबेबली, टाइम बाद में बता दूंगा, डेफिनेटली वी हैव टू डू इट. वी हैव टू इंस्टॉल वायरशॉक, वी हैव टू इंस्टॉल एंड यूज वायरशॉक, जिसको पुराने जमाने में इथीरियल कहते थे, जिसको पुराने वक्त में इथीरियल कहते थे, नए टर्मिनोलॉजी में वी कॉल इट अ वायरशॉक. तो वायरशॉक क्या है? इट इज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर, इट इज ए प्रोटोकॉल एनालाइजर, इट इज ए ट्रैफिक स्निफर, इट इज ए ट्रैफिक स्निफर. So we will be looking at this tool, how we can use it. So this tool is used, number one, by the network administrators, and heavily used by, number 2, by the research people in the academia, and number 3, by the security professionals. So all of these 3 use this tool for their own purpose. क्लियर? ठीक है, तो लेकिन ये तो आपको अपना इंटेंशन बता दिए कि प्रैक्टिकल वर्क विल बी बेस्ड अपॉन दिस. लेकिन आज का जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज दी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस. क्या मतलब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का? लाजमी तौर पे अगर ये ना हो तो फिर क्या नुकसान होगा कामरान, ये भी हमारा क्वेश्चन है. तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक अदद, फॉर एग्जांपल एक कार्ड ही मिल जाए, एक कार्ड मिल जाए NIC का, जी NIC का कार्ड मिल जाए, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि NIC का कार्ड अगर 2 कंपनियां बनाती और वो मुख्तलिफ होते तो फिर लाजमी तौर पे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेटेबल ना होते. मिसाल के तौर पे एक कार्ड भी खराब हो जाता आपके लैपटॉप में या आपके डिवाइस में,
तो आप कहते हैं जी ये तो मैंने यूके से लिया है, अब इसके लिए कार्ड भी यूके से आना चाहिए, पाकिस्तान में तो ये कार्ड नहीं है, चाइना में तो ये कार्ड नहीं है। नहीं, ये कार्ड कोई भी बनाए, ये कार्ड कहीं भी बने, कोई भी कंपनी बनाए, ये एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्यों सेम है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है और आप फिजिकल वाले यहां भी देख सकते हो कि ये कार्ड अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में, अगर ये आपका पीसीआई स्लॉट है, पीसीआई स्लॉट में लगा दो तो ये क्योंकि पुराना है, इसमें दो इंटरफेसेस हैं, एक उसके लिए कोएक्सियल के लिए और एक जो आपने लास्ट टाइम यूज किया दैट वाज फॉर दी यूटीपी ट्विस्टेड पेयर। तो क्योंकि ये इंटरफेसेस का साइज और एवरीथिंग क्यों सेम है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर। ये मेरी बात ओके। तो जेंटलमैन, इसलिए जरूरी है कि दुनिया में कुछ ऐसी बॉडीज हो जो कि स्टैंडर्ड बॉडीज हो कहलाती हैं, जो कि हमारे लिए मुख्तलिफ लेयर्स के स्टैंडर्ड्स बनाती है और फिर सारी दुनिया उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ये बात समझ आ रही? ओके। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर कि फॉर एग्जांपल IEEE, आयाना, IETF, EIA, TIA, ITU, ICANN, ये चंद नाम हैं जो कि ओपन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है हारून से कि स्टैंडर्ड तो बात समझ में आ रही है, ये ओपन साथ लगाने का क्या शौक हो सकता है? इस ओपन साथ लगाने का क्या शौक हो सकता है? आंसर इसका ये है कि ओपन का मतलब कि स्टैंडर्ड IEEE ने बना लिया फॉर एग्जांपल, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बना लिया, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी ने, अब इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसको सिस्को भी यूज करेगा अपने इक्विपमेंट को बनाने के लिए, इसको सीमेंस भी इस्तेमाल करेगा अपने इक्विपमेंट बनाने के लिए, इसको नोकिया भी इस्तेमाल करेगा, इसको हवावे भी इस्तेमाल करेगा। तो ये किसी एक कंपनी का वो नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी। बाज ऐसे स्टैंडर्ड भी होते हैं जो कि कंपनी अपने लिए बनाती है, वो किसी और को नहीं देती, तो हम कहते हैं फिर ये ओपन नहीं है, क्या है? प्रोप्राइटरी। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी। तो हम कहते हैं ये प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ इस कंपनी का है, इसके अलावा उसके किसी और इक्विपमेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो कोशिश ये की जा रही है वर्ल्ड वाइड कि स्टैंडर्ड्स को ओपन किया जाए, ताकि उससे फायदा क्या होता है? नंबर 1 इंटरऑपरेबिलिटी आती है। नंबर 1 इंटरऑपरेबिलिटी आती है। क्या मतलब इंटरऑपरेबिलिटी का? यानी मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास इसी रैक में एक स्विच हवावे का लगा हुआ है और दूसरा स्विच सिस्को का लगा हुआ है, तो हम, या दूसरा राउटर जो है वो एक हवावे का है, एक सिस्को का है, तो कोई मसला नहीं। आप इन दो कोई भी कंपनी जैसे BTCL, जैसे इतिसलात या कोई भी दूसरी, वो उसके लिए लाजमी नहीं कि अगर उसने गलती से एक इक्विपमेंट खरीद लिया है अब उसको सारा इक्विपमेंट उसी कंपनी का खरीदना होगा। नो, उसकी ख्वाहिश है कि एक दफा उसने सिस्को लिया, दूसरे में वो चाहता है हवावे ले, तीसरे में वो चाहता है जूनिपर ले, चौथे में वो चाहता है किसी और कंपनी को टेस्ट करे, ये सीखा है। इसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, इसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। तो स्टैंडर्ड्स का फायदा क्या होता है कि आप इंटरऑपरेबिलिटी का क्या फायदा आता है? इसका बहुत बड़ा फायदा यह आता है कि जो वेंडर्स हैं उनके दरमियान में कंपटीशन आता है। तो हर कोई कोशिश करता है कि, क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ आपने सिस्को से लिया और आपने अब सिस्को से ही लेने के पाबंद हो गए हैं, तो फिर वो कहते कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं, फिर वो आपको अपनी लाइंस पे डिक्टेट करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन आ गया है, किसी का भी आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोशिश करेगा कि उसका इक्विपमेंट बेहतर हो ताकि मार्केट ग्रैब कर सके। नंबर 3, लाजमी तौर पर हर कोई कोशिश करेगा कि उसका इक्विपमेंट सबसे ज्यादा इनोवेटेड हो, उसमें नई नई चीजें हों ताकि कंपनीज उसको खरीदें। नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? ये वेंडर न्यूट्रल है, ये किसी एक वेंडर को पुश नहीं करती।
जो मिसाल के तौर पे IEEE की ये ख्वाहिश नहीं है कि सिस्को जो है वो लीडर बने। सिस्को ने लीडर बनना है तो खुद बनना है। इसी तरह नंबर 2, ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी ये पैसा बनाने के लिए नहीं बनी। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी UET है तो कम से कम आई डोंट थिंक इट इज ए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई मकसद ये नहीं है कि भाई स्टूडेंट से पैसे कमाए जाए। इसका वो है कि बस अगर गुजारा चलता है तो दैट्स नाइस। तो इट इज ए नॉन प्रॉफिटेबल, established to develop and promote concept of open standards। तो इन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज का फंक्शन क्या है कि ओपन स्टैंडर्ड्स लाए जाएं ताकि कंपनीज के दरमियान में इंटरऑपरेबिलिटी रहे, कंपटीशन रहे, इनोवेशन आए। तो इन चीजों से अल्टीमेट फायदा किसको होगा? प्रोवाइडर्स को, और उससे भी ज्यादा जो उसके यूजर्स हैं इसको फायदा हो। जी जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रोवाइडर, जैसे मिसाल के तौर पे PTCL है, नेटेल है, वतीन है, इसको क्या फायदा? उसको फायदा ये है जेंटलमैन कि अगर वो ये उसके पास प्रोवाइडर को ये फायदा कि अगर सिस्को से एक दफा उसने ले लिया तो वो बाउंड नहीं है कि दूसरा इक्विपमेंट भी सिस्को से लेगा। अगर उसको दूसरी कंपनी बेहतर प्राइस देती है या बेहतर फैसिलिटी देती है, वो कहेगा ठीक है मैं इधर जाता हूं। तो प्रोवाइडर को फायदा है, ऑलवेज उसको ये चॉइसेस खुली है। यूजर के लिए क्या फायदा है? क्योंकि जब प्रोवाइडर को अपनी प्राइसेस को देख के डिसाइड करेगा तो चीजें सस्ती होंगी, और उसका अल्टीमेट फायदा किसको होगा? यूजर को होगा। मिसाल के तौर पे अब आपको इस बात से आप मेरे एग्री करेंगे, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि दुनिया में हर चीज महंगी हुई है। चाहे आप 10 साल पहले, 5 साल पहले आप अपने आटा की प्राइस देख लें, घी की देख लें, शुगर की देख लें, ट्रांसपोर्टेशन की देख लें, कोई भी देख लें, ऑल आर बी बिकम मेनी टाइम इंक्रीज हो गई। लेकिन एक चीज जो सस्ती हुई है दैट इज कम्युनिकेशन। आज भी आप अच्छे से अच्छा इंटरनेट ले लें तो 3000 से ज्यादा उसके चार्ज नहीं पड़ते, या 2500 के आसपास उसके चार्जेस पड़ते हैं, जिसमें आप घर के तमाम लोग उसको खुल के इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल शुरू करते हैं, सोते हैं तो तब भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दैट इज शोइंग कि व्हाई इट हैज बिकम चीप बिकॉज ऑफ दीज स्टैंडर्ड। क्योंकि PTCL या कोई भी कंपनी कोई खैराती अदारा तो नहीं है कि लोगों को फायदा देने के लिए खुले हुए हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ फिर भी उनको है कि जी चीप कर दो, नो प्रॉब्लम। बात समझ आ गई? तो अब क्लियर हो गया कि प्रोवाइडर को क्या फायदा और यूजर को क्या फायदा। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि जनाब जो इंटरनेट की बॉडीज हैं, मिसाल के तौर पे इंटरनेट सोसाइटी, मिसाल के तौर पे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IETF या इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, ये वही इंटरनेट स्टैंडर्ड्स देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जस्ट आपको पता हो कि हर एक में क्या होता है, कुछ वर्किंग ग्रुप्स होते हैं या रिसर्च ग्रुप्स होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि IETF और IRTF में क्या फर्क है? ये रिसर्च को फोकस करती है, ये किसको फोकस करती है? रिसर्च को। और ये डेवलपमेंट को फोकस करती है। तो अगर आपने कोई भी नई चीज डेवलपमेंट करवानी है तो यहां पे आप एक नया वर्किंग ग्रुप बना देंगे और उस वर्किंग ग्रुप को ये टास्क दे देंगे। मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं वाईफाई पे, हर साल तकरीबन एक नया वाईफाई का स्टैंडर्ड आपके सामने आता है। तो क्या करता है IETF? ये एक नया वर्किंग ग्रुप बनाता है जिसमें मुख्तलिफ कंपनी से और एकेडमिया से एक्सपर्ट्स होते हैं। वो नया एक्सपर्ट लेकर आते हैं और IETF उसको स्टैंडर्डाइज बना के पूरी दुनिया को हवाले कर देता है। इस तरह किसी नई चीज में रिसर्च करनी हो तो IETF की बजाय IRTF आ जाता है सामने। वो वहां पे वर्किंग ग्रुप के बजाय रिसर्च ग्रुप्स होते हैं जो कि नई चीजों पे रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली
जो मकसद है कि दुनिया की चीजों को आगे बढ़ाया। बात समझ आ गई? एक बॉडी जिसका मैं बार बार आपके सामने बात करता हूं, तो IANA, विच स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है, एक स्टैंडर्ड बॉडी है। काम क्या है इसका? काम ये है कि आपको IPv4 चाहिए या आपको IPv6 चाहिए, कौन पूरी दुनिया पे मैनेज करेगा? IANA। कौन करेगा? IANA। इसी तरह देखिए, आपको नजर भी IANA IP एड्रेसेस। इसके अलावा आपको आगे जाके बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं, किस एप्लीकेशन को कौन सा पोर्ट नंबर देना है। आपको ये भी बताऊंगा आगे जाके कि ये पोर्ट नंबर्स वेल नोन पोर्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, वेल नोन पोर्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, ये पोर्ट नंबर्स रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, और ये पोर्ट नंबर्स टेम्पररी पोर्ट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो स्पेशली जो रजिस्टर्ड, आपने एक पोर्ट को अपने लिए रजिस्टर करवाना है, किसके पास करवाओगे? है ना जी, पास कराओ। क्लियर? शैला पूछ रही है क्यों रजिस्टर करते हो? क्वेश्चन उसका है, मुझे क्या, क्यों शैला? यही क्वेश्चन है आपका ना? तो उसने क्वेश्चन ये किया कि रजिस्टर करने की क्या जरूरत है। क्यों जी, कोई जवाब देना चाहेगा? ताकि डुप्लीकेट ना हो, इसलिए रजिस्टर करता है। मिसाल के तौर पे UET है, उसका रिलेटेड भी कोई एप्लीकेशन है जिसको वो चाहते हैं, लाजमी तौर पे हमेशा जितनी भी दुनिया से इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई, वो सब की सब एक ही पोर्ट पे आएंगी। तो लाजमी तौर पे इस पोर्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आसान से एग्जांपल देते हैं, चलिए UT से अगर बात समझ नहीं आ रही तो अभी क्लियर हो जाता है। आपने देखा है कि अभी मैं नेट अकेड पे गया, और अगर नहीं भी गया तो आप हर रोज कम से कम या वीकेंड पे तो मस्ट, जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लॉगिन को क्लिक किया तो ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए इसने इस बार नहीं पूछा। लेकिन आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। तो मैं जब यूजर नेम और पासवर्ड देता हूं तो किसी सर्वर पे लाजमी तौर पे वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए कि वाकई एहसान। मिसाल के तौर पे जब आप इस क्लास के हिस्सा नहीं थे तो क्या आप इस साइट पे जा सकते थे? नहीं। इसका मतलब है कि जब मैंने आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया तो बेसिकली किसी सर्वर पे, सिस्को के सर्वर पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हुआ। और ये भी आपको पता है कि सिर्फ UET में तो ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ये साइट हमें बता रही है कि 190 कंट्रीज में 1100 से ज्यादा या 12,000 ऑर्गेनाइजेशन से लोग इस साइट पे जा रहे हैं। तो लाजमी तौर पे इनकी रिक्वेस्ट किसी एक पोर्ट पे जाना जरूरी है। तो क्या वो पोर्ट रजिस्टर करना जरूरी नहीं है? जरूरी है। अदरवाइज आप किसी और पोर्ट पे जाते हैं, आप किसी और पोर्ट पे जाते हैं, यहां से किसी और पोर्ट पे जा रहे होते, जानते पे कोई भी अपनी जगह पे ना पहुंचता, क्योंकि वो तो किसी एक पोर्ट पे सुन रहा है। मिसाल पर सिस्को जो है 1812 पोर्ट पे सुन रहा है, सिस्को 1812, तो उन्होंने ये 1812 रजिस्टर करवा ली ताकि कोई और उसको इस्तेमाल करने का सोचे भी मत। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन, अब बात मेरी क्लियर हुई? ओके नाइस। तो शैला का क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन वो क्वेश्चन करती नहीं है, क्यों? हाँ, ये बात है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि IANA जो है उसका काम पोर्ट नंबर्स को मैनेज करना, IPv4 एड्रेसेस को मैनेज करना, IPv6 एड्रेसेस को मैनेज करना,
डोमेन नेम्स को मैनेज करना इज द जॉब ऑफ दी अयाना। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। और लाजमी तौर पे सारा काम अयाना नहीं करेगा, अयाना फिर अपने आगे और अपनी सब्सिडरीज या अपने स्मॉल यूनिट्स बनाएगा और उनको ये टास्क संभालेगा। पोर्ट्स क्या है, जब आप थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, जो कि डेफिनेटली जाएंगे इंशाल्लाह, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में इसलिए जा रहा था कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कभी आपने सोचा है, मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो मेरा लैपटॉप जूम से भी बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी कर रहा है, और हो सकता है कि मैंने यूट्यूब भी लगाया हो सकता है मैंने फेसबुक भी लगाया हो। कभी आपने सोचा कि क्या कभी व्हाट्सएप का डेटा यूट्यूब में गया हो, यूट्यूब का डेटा जो है वो जूम पे चला गया हो, जूम का डेटा जो है वो मीट पे चला गया हो? नहीं। और डिवाइस एक ही है। आप देखें ना, आप मोबाइल पे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हारून से बात कर रहा हूं, उस वक्त मैं रफी से नहीं कर सकता। एक ही चीज, एक ही कॉल, एक ही सेशन, यहां तो मल्टीपल एक वक्त में चल रहे होते हैं और वो मिक्स नहीं होते। why it happened? Because of the ports। और डिटेल में एक डिवाइस में टीसीपी के भी 65,000 और यूडी के भी 65,000 पोर्ट्स अवेलेबल, तकरीबन 1,30,000 पोर्ट्स अवेलेबल। तो डिटेल में जब ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी तो वहां पे क्लियर कर दूंगा। जी कोई क्वेश्चन है तो करें। अगर आपने एप्लीकेशन अपनी वो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन को हटा दिया, बस सिंपल, आप उस जगह तक नहीं जा सकेंगे। आसान सी एग्जांपल, अगर एक शख्स कहे कि जी मैं आज से मुसलमान नहीं हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह खत्म हो गए हैं, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह इज देयर। इसी तरह पोर्ट वहां पे मौजूद है, आपने वहां जाना छोड़ दिया है, बाकी दुनिया वाले तो जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? नाइस जी। आपका साथी नजर नहीं आ रहा, फिर घर चला गया। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि जी मुख्तलिफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IEEE का, जिस तरह EIA, आपने अभी EIA TIA स्टैंडर्ड यूज किया लास्ट वीक, किस लिए इस्तेमाल किया था EIA TIA स्टैंडर्ड? वायर्स बनाने के लिए। इसी तरह EIA TIA के बाद ITU का बहुत बड़ा काम है इन दी टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। ठीक, तो जस्ट ये बताना आपका मकसद ये था कि दुनिया में मुख्तलिफ इस किस्म के इदारे मौजूद हैं जो कि इस किस्म का काम करते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन का काम करते हैं। अब हम आते हैं जी अबाउट दी, एक छोटा सा रिसर्च इसको देख लेंगे। द टॉपिक इज नाउ रेफरेंस मॉडल्स। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 किस्म के मॉडल्स हैं। सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो TCP/IP मॉडल है, इसके अलावा OSI मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास नोवल नेटवेयर का मॉडल है, नोवल नेटवेयर का, और इसके अलावा हमारे पास एप्पल टॉक का मॉडल भी मौजूद है। लेकिन ये 2 मॉडल्स अपने आप को इन्होंने खुद ही किल कर दिया और कहा आज के बाद हम TCP/IP मॉडल इस्तेमाल करेंगे। जबकि OSI मॉडल में OSI मॉडल में क्या है कि ये इस मॉडल मौजूद तो है लेकिन इसको इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इंप्लीमेंटेशन लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी मल्टीपल रीजंस है। ना सिर्फ इसकी एक वजह यह है कि ये मॉडल पहले डॉक्यूमेंट किया गया, पहले इसको डॉक्यूमेंट किया गया और फिर कहा गया इसको इंप्लीमेंट करो। तो नॉर्मली ये वाला पैटर्न को इतना ज्यादा, क्योंकि लाजमी तौर पे जिसने OSI मॉडल लिखा होगा वो कोई आम बंदा तो नहीं या आम लोग तो नहीं होंगे, उन्होंने ज्यूम किया होगा कि कई चीजें लोगों को पता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में उसका नामो निशान भी नहीं लिखा। जब इम्प्लीमेंटेशन करने वाले आम आदमी आया तो उसने कहा जी इसमें तो वो चीजें मिसिंग है, इसलिए दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड।
नंबर 2, वजह ये थी कि उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर्स पे यूनिक्स इंस्टॉल्ड था और यूनिक्स ने टीसीपी आईपी मॉडल को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बना लिया। ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे मिसाल तौर पर एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS एक है, iOS XE है, iOS XR है, लिनक्स में यूबंटू है, फिडोरा है, सिक्योरिटी ओनियन है। अब होप के आपने नाम सुने होंगे। तो इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स जो है इसने टीसीपी को अपना हिस्सा बना लिया और क्योंकि ये मेजॉरिटी सर्वर पे ये था तो जिसने भी इससे बात करनी थी उसके लिए भी जरूरी बन गया कि वो भी टीसीपी आईपी को अपने अंदर इंप्लीमेंट करे। इस वजह से टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये बन गया एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो स्टैंडर्ड, बात समझ आ रही जेंटलमैन? व्हाट यू मीन बाय डिफेक्टो स्टैंडर्ड? जब तक पूछेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। जी जेंटलमैन, व्हाट मीन बाय डिफेक्टो स्टैंडर्ड? डिफेक्टो का मतलब होता है कि उसको कोई रूल कानून के जरिए किसी असेंबली से किसी सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं कराया गया होता कि दावा इस्तेमाल है, क्योंकि सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी उसी को फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं डू एज रोमन डू। बात समझ आएगी ना? तो इस वजह से क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी देयर इज समथिंग फॉलोड बाय ऑल। लाइबा ने कहा कि फॉलोड बाय ऑल, क्योंकि बाकी सब जो थे वो टीसीपी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपने भी उस नेटवर्क से, और आपको पता है कि जितने भी अगर सर्वर हैं तो दूसरों को सर्विस देंगे, और अगर सर्विस देंगे इसका मतलब है दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट। इसका मतलब है कि इंटरनेट ने कहा कि जी मैं टीसीपी आईपी मॉडल पे हूं, तो फिर लाजमी तौर पे जिसने भी इंटरनेट में जाना है उन्हीं उसी जुबान में बात करनी है, उसी मेथड को उसी स्टैंडर्ड को यूज करना है। दैट द रीजन दिस टीसीपी आईपी मॉडल बिकेम दी डिफेक्टो स्टैंडर्ड। एंड दिस मॉडल आपको पता है कि कंस्टिट्यूट 5 डिफरेंट लेयर्स, जबकि ओएसआई इसके मुकाबले में 7 लेयर्स पे मुश्तमिल। Is there any question? No? Okay. तो यहां पे आपको इन 2 मॉडल्स का, क्योंकि 2 को तो मैंने छोड़ दिया, मैंने क्या छोड़ा, उन्होंने खुद ही अपने आप को खत्म कर दिया, एप्पल टॉक ने भी और नेटवेयर ने भी, तो उनको तो भूल जाएं। बाकी पीछे कंप्यूटर क्या रह गया? एक ओएसआई और एक टीसीपी आईपी। और इन दोनों का रिश्ता, कंपैरिजन आपको यहां पे नजर आ गया कि, और सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हम ये देखें बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लेयर्ड मॉडल। लेयरिंग करने का फायदा क्या है? लेयरिंग करने का फायदा क्या? क्योंकि अगेन जकी ये सवाल कर रहा है कि ये तो यूं भी हो सकता है, केवल एक ही होता जिसे आप नॉर्मली अपना कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, बिस्मिल्लाह करते हो, अगर मिसाल के तौर पे ज्यादातर आप लोग सी में है, मेन लिखते हो, पूरी की पूरी एक मेन लिख के कहते हो कारुशो, ऐसे ही है ना? तो एक मतलब लेयर का क्या मतलब है? डिफरेंट यूनिट्स। लेयर का क्या मतलब है? डिफरेंट यूनिट्स। तो क्या जरूरत है इसको अलग अलग यूनिट्स करने की? हम इसको एक ही यूनिट में क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन उसका ये है बेसिक। तो क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि प्रोग्रामिंग किंग्स एंड क्वींस हैं, उनसे हम पूछेंगे, तो उनका जवाब ये आ रहा है मेरी तरफ कि अगर कोई मुश्किल काम करना हो तो डिवाइड एंड कॉन्कर हल है। ठीक है, मैं दिल की बातें सुन लेता हूं कि वो क्या कहना चाह रही हैं कि जी किसी भी मुश्किल टास्क को करना हो तो डिवाइड एंड कॉन्कर इसका हल है। डिवाइड एंड कॉन्कर। तो क्योंकि नेटवर्किंग एक दुनिया का मुश्किल तरीन टास्क है, उसको किस तरह हम एक ही उसमें कर सकते हैं?
वी डिवाइड इनटू डिफरेंट लेयर्स। लेयर्स क्या है? फंक्शंस। तो हमने कह दिया कि ये फंक्शन चाहिए, मैंने कहा ठीक है, ये फंक्शन आप करो, इस पे इंप्लीमेंटेशन आप कराओ, यहां से दूसरे वाले कराएं, ये तीसरे वाले कराएं। इसलिए किसी को भी सारा का इल्म होना या सारे का एक्सपर्ट होना कभी जरूरत नहीं है। कोई कहता है जी मैं लेयर 1 पे काम करता हूं, उसे को लेयर 2 बताओ, कहते 10 जमा करने। जिस तरह अब आप देखें ना, ह्यूमन बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। मेरा ख्याल आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। अगर ये बात आप मानते हैं तो अगर हर्ट वाले के पास चले जाएं कि जी मैं ईएनटी का मसला है, मेरे कान में मसला है, वो कहेगा लेवा नहीं। ऐसे ही है ना, हर्ट वाला ईएनटी को नहीं देखता, इवन ईएनटी वाला आई को नहीं देखता। आई वाले को कहेंगे जी न्यूरो के पास ले जाएं, वो कहता नहीं दादा मां कार में दे। तो यहां पर भी हमने क्योंकि अलग अलग वो कर दिया, इट बिकम इजियर कि आप एक खास एरिया को समझें और उसके मुताबिक द बेस्ट सॉल्यूशंस लेकर आए। बात क्लियर होगी? ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको, अगर हम बात करें अबाउट दी OSI मॉडल, तो देयर आर 7 लेयर्स एंड डू रिमेंबर कि ये नहीं करोगे कि इसको कहोगे अपनी मर्जी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। नो, इट इज मस्ट दैट यू शुड टेक 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 एग्जैक्टली लाइक दिस। बाद जगहों पे ये एक ही लेयर शो की जाती है। जी जी देखिए ना, वो तो आपने लाजमी तौर पर, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर, आपने बेसिकली क्या देखना है, आपने उसका हार्डवेयर नहीं देखना। आपने राउटर का ये नहीं सोचना कि अच्छा इसके लिए मैं प्रोसेसर लूंगा, इसके लिए मैं मेमोरी लूंगा। आपने ये सोचना है कि इसके लिए मैं किस तरह एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल लाता हूं। मिसाल के तौर पर इस वक्त OSPF वर्जन 3 है, आप कल OSPF वर्जन 4 ले आओ, नोबडी स्टॉप्स यू। इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर को समझो, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप डेटा लिंक लेयर को समझो। यू ओनली स्पेसिफाई सर्टेन पार्ट and work there and not worried about the others. That is the beauty, and that's the reason कि शायद ये वाइड एरिया जिसमें तरक्की बेशुमार हुई। क्यों? कि अब आप फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, पीसेस बन गए हैं। तो आप अगर मिसाल तौर पे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वालों को देखें तो ये नहीं कह सकते कि जी मिसाल के तौर पर DCSE फ्लोर नंबर 12 पे है, तो आप कहें 1 to 11 बाद में बना लेंगे, पहले 12 बना लेते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले 1 बनानी पड़ेगी, फिर 2, फिर 3 एंड देन सो ऑन। यहां पे कोई जरूरी नहीं है यहां पे। और ये भी नहीं कर सकते कि 1 वाले अलग अपनी बनाओ, 2 अलग बनाओ, 3 अलग बनाओ, फिर इनको जोड़ लेंगे। यहां पे फायदा ये कि हर कोई अलग अलग कर रहा है, सिर्फ जोड़ रहे हैं। इसलिए दैट बिकेम वेरी वेरी फास्ट। टेक्नोलॉजी चेंजिंग एट सच ए फास्ट पेस कि अगर आप 2 साल भी इससे दूर चले जाएं और वापस आए तो आप कहते हो ये तो दुनिया ही बदल गई है। क्लियर? ओके। तो बात हम ये कर रहे थे कि जी कि अगर मैं इसको 2 में ही डिवाइड कर दूं, तो ऊपर वाले को डेटा लिंक और नीचे वाले को फिजिकल लेयर, तो टोटल उसी तरह 1, 2, 3, 4 and 5। सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी फर्क क्या है, इसने इन 3 लेयर को इकट्ठा करके एक ही लेयर के अंदर डाल दिया और बाकी तकरीबन उसी तरह है, वही ट्रांसपोर्ट, नाम बदल दिया, या नेटवर्क लेयर नाम रखा, यहाँ पे इंटरनेट लेयर रख दिया। फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन दी OSI मॉडल एंड द TCP/IP मॉडल। कुछ बात समझ आ रही? कोई क्वेश्चन बनता है तो आगे आए। तो आपने अभी देखा कि क्या क्या हम, जो हमारा टॉपिक बन रहा है कि क्या बेनिफिट्स हैं लेयर्ड मॉडल को यूज करने। तो क्या कहता है जी, असिस्ट इन प्रोटोकॉल डिजाइन बिकॉज प्रोटोकॉल दे ऑपरेट एट स्पेसिफिक लेयर हैव डिफाइंड इंफॉर्मेशन एंड दे एक्ट अपॉन एंड डिफाइंड इंटरफेस टू द लेयर अबव एंड बिलो। कहने का मकसद का ये है
कि लेयर करने का फायदा ये है कि हम इस लेयर की को बस डील करते हैं, इससे ऊपर वाले और नीचे वाले के लिए जस्ट हमें ये पता होता है कि हमें क्या मिलना है और क्या हमें देना है, बस। इसकी फर्दर डिटेल हमें नहीं चाहिए। अगर मैं, जैसे अभी जकी ने कहा कि जी आई वांट टू बी ऑन लेयर 3, yes, you can become only study only layer 3, don't talk about the layer 2 and 4। जिसे देखिए ना, आसान, अगर इसी तरह दुनिया चले तो दुनिया आसान हो जाती है। कभी आपने अगर कभी एयर ट्रैवल किया है और आपका दिल, जहाज में बैठे और दिल चाहे कि मैं नहीं जाता, तो कभी आपने कहा है कि जी पायलट को कहें जी पैसे ओवर का वापस टिकट वाला तो नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम जहाज उड़ाना है, टिकट का काम किसी और का है। तो यहां पर भी यही बात है, क्या आपका काम, जिस काम आपका है बस आपने उसको उस पर कंसेंट्रेट करना है, बाकी आपका काम नहीं है, कोई और करेगा। टिकट किसी और ने देना है, सामान किसी और, ये भी नहीं कह सकते कि जहाज में बैठो और पायलट को ऐसा सामान के मैं जूस प्ले कर यार अगरावड़ा, तो नहीं, मेरा काम नहीं है कि मैं आपके लिए जूस ढूंढ के लाऊंगा, मुझे तो भी नहीं पता आपका सामान है कौन सा। तो यहां पर भी ये फायदा है जिसकी वजह से आप चीजों आपकी इंप्रूव हो रही है। नंबर 2, फास्टर कंपटीशन, क्योंकि आप एक लेयर पे हैं और लोग भी उसी लेयर पे काम कर रहे हैं, जिनका काम अच्छा होगा वो सरवाइव करेगा और जिनका अच्छा नहीं होगा जेंटलमैन। ओके, तो हम पढ़ जो चीज रहे हैं कि हम दोनों चीजें देखेंगे। यहाँ पे तो अच्छे अच्छे की बात की जा रही है कि बेनिफिट्स क्या हैं। लाजमी तौर पे कोई भी अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें मसला ना हो। तो हम दोनों एंड को देखेंगे कि फायदा क्या है, लाजमी तौर पे हम ये भी देखेंगे कि इसका नुकसान क्या है। फिर आप कहेंगे कि नुकसान है तो करते क्यों हो, लाजमी बात है। देखना ये होता है कि दोनों का कंपैरिजन, कि फायदे ज्यादा है नुकसान कम है, कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी आए तो आपको फायदा ये लग रहा है कि जी मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे स्किल मिल रही है, इसकी वजह से मुझे आगे नौकरी मिल जाएगी, आगे मुझे अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा, दैट इज समथिंग गुड। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि भाई फ्रॉम 8 to 4 years हैवी बर्डन, डिसएडवांटेज है ना, टेंशन है। कभी एक टीचर कहता है कि ये 6 असाइनमेंट करके लाओ, कोई कहता है क्विज़ेस करके लाओ, कोई कहता है मिड के बदसा गोरम, कोई कहता है फाइनल के बदसा गोरम। अब टेंशन है। लेकिन अगेन यू कंपेयर द टू कि इन दोनों में कौन सा क्या है, खैर है जी ये चीज अगर है भी तो मसला नहीं, लेकिन ये फायदा तो बड़ा है, पूरी लाइफ आराम से गुजरेगी, यू गो फॉर दिस। ठीक है ना जी। तो यहां पर भी हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी कि बेनिफिट्स क्या है। अब्दुल्ला, कायनात, रोहिल, सुदेश, उमर एंड लाइबा, कि क्या फायदे हैं नेटवर्क को तोड़ने की, लेयरिंग करने की, और क्या नुकसान भी हो सकते हैं इस काम के। तो अभी देखते हैं जी। तो पहला तो हमने कहा कि जी इससे कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही जगह पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं। छोटी जगह पे बहुत से लोग, जिनका काम अच्छा वो सरवाइव करता है हारून, और जिनका काम अच्छा नहीं है वो खत्म हो जाता है, बात ही खत्म। नंबर 2 क्या है कि प्रिवेंट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी चेंज। अगर आप एक लेयर में तब्दीली करें, तो मिसाल के तौर पे आपने इस लेयर में तब्दीली की, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप अपर लेयर में भी तब्दीली करें और लोअर लेयर में भी तब्दीली करें, नहीं, कोई जरूरी नहीं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट। बात समझ आ गई? द लेयर्स आर इंडिपेंडेंट। सो आपको सिर्फ ये पता है, जिसे मैंने अभी कहा कि अगर आप अपना सामान अपने एयरपोर्ट पे दे रहे होते हैं, वो आपको नहीं कहता टिकट दिखाओ, तो सिर्फ ये आपको कहता है कि सामान है, ठीक है जी, वेट करो, और ले लिया। तो हर एक का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि इससे क्या हुआ कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ। कंपटीशन का फायदा क्या होता है, आपको पता है, द बेस्ट, जो बेस्ट होता है वो सरवाइव करता है। नंबर 2, प्रिवेंट, ओके, ये प्रोवाइड कॉमन लैंग्वेज
कॉमन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब नेटवर्किंग फंक्शंस। अब इसका मतलब जो चीज यहाँ पे है सबके लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर OSPF है एट लेयर 3, इट इज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल। अगर रिप है इट इज कॉमन फॉर ऑल। बात समझ आ गई नहीं? तो इस फायदों की वजह से हम इस बात पे आए कि जिनको तोड़ना सूदमंद है। आप कहेंगे कि जी आपने फायदे तो गिनवा दिए, अब आप कुछ खराबी भी तो बताएं, खराबी भी तो बताएं, डिसएडवांटेज भी तो बताएं। डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने मैसेज को लाजमी तौर पे जब आप उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ते हैं और हर हिस्से के साथ हर लेयर का हेडर लगता है, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई चोरी चकारी कोई ना होती तो पुलिस ना होती, कोई जंग जदल ना होती तो फौज ना होती, तो अगर ये दो चीजें ना होती तो फिर हम स्विट्जरलैंड की तरह खुशहाल होते। बात तो मेरी समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हमने देखना है कि एक्स्ट्रा चीज डालने का हमें नुकसान ये है कि हमें मे बी अभी कुछ मैं पढ़ रहा था कि जी वी हैव टू गिव टू आर्मी 1800 अरब रुपए। नाउ हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमने 1800 अरब देना है। तो यहां पर भी ये है कि जब एक्स्ट्रा आप डालते हो तो एवरी लेयर इज एडिंग इट्स ओन हेडर, इट्स ओन हेडर, एंड हेडर इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमारा डेटा नहीं है। दिस इज ए डिसएडवांटेज, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए अगेन हमने कंपेयर किया बिटवीन दी बेनिफिट्स एंड दी डिसएडवांटेजेस। हमने कहा बेनिफिट फिर भी बड़ा है, दे दो 1800 अरब। बात समझ आ गई? ओके, देन वी कम टू दी, आपको पता है कि जी 7 लेयर इन OSI में और 5 लेयर TCP/IP मॉडल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर लेयर करती क्या है। इस स्लाइड नंबर 47 में ये बताया गया है कि जी काम क्या है। लाजमी तौर पे एप्लीकेशन लेयर का काम ये है कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जनरेट करती है। क्या मतलब? जैसे देखें, मैंने यहां से जूम शुरू किया तो एक प्रोसेस बन गया, स्टार्ट हो गया। मानते हैं कि नहीं मानते? है कोई जो नहीं मानता इस बात को? नहीं मानते? अच्छी बात है कि नहीं मानते। अभी बनवा लेते हैं जी। जो ही मैंने ऑल कंट्रोल डेल किया और टास्क मैनेजर में गया, व्हाट्स योर नेम? जुनेद। तो जुनेद आप देखो यहाँ पे जूम मीटिंग नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ही मैंने जूम शुरू किया तो ये देखें स्क्रीन शेयरिंग मीटिंग समथिंग, ये उस प्रोसेस का नाम है। ये जी, तो मेरे यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसी तरह जो अमेरिका में जूम का सर्वर पड़ा है वहां पर भी एक इसी तरह की एक सर्विस स्टार्ट हो गई। तो दो, इसका मतलब एक प्रोसेस यहाँ पे और एक प्रोसेस वहां पे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो व्हाट वी कॉल इट, किस लेयर पे हो रहा है? एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है। तो दिस इज ए प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। दिस इज अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। दिस इज द जॉब ऑफ द एप्लीकेशन लेयर कि वो एक प्रोसेस जनरेट करे और दूसरे एंड पे भी हारून एक प्रोसेस आए ताकि एक दूसरे से बात कर सके। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब ये होता है कि जिस तरह का डेटा आपको चाहिए ये उस हालत में बना दे। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि डेटा कंप्रेस्ड हो तो ये कंप्रेशन कर देगा। आप चाहते हैं कि डेटा किसी खास पैटर्न फॉर्मेट में हो, ये उस पैटर्न में उसको तब्दील कर देगा, उस फॉर्मेट में तब्दील कर देगा। जैसे नाम से है प्रेजेंटेशन, ये उसको उस हालत में प्रेजेंट करता है जिस तरह का डिजायर्ड है। फिर उसके बाद है सेशन लेयर। देखिए यहां पे भी ये लिखा होगा कि जी प्रेजेंटेशन लेयर कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। फिर सेशन लेयर, सेशन लेयर ये, और याद रखो एक चीज, हर नीचे की लेयर ऊपर की लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन ने जो काम किया उसने इसको दिया कि आगे सर्विस तुम दो। प्रेजेंटेशन ने जो काम इस पे किया कहा अगला काम आप करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि
जब आपने बाहर जाना होता है तो मल्टीपल काम होते हैं। पासपोर्ट बनाओ, पासपोर्ट बन गया तो आप चले जाते हैं उसके एम्बेसी के पास, वीजा दो, वीजा बन गया तो आप टिकट वाले के पास चले जाते, टिकट दो। तो मल्टीपल लेयर्स हैं। तो एक काम जब करती है तो अगली लेयर उसके आगे फंक्शन को इंप्लीमेंट करती है। जब सेशन लेयर ने काम किया, उसने वो काम किया कि डेटा एक्सचेंज को मैनेज किया, एक सेशन बनाया बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। फिर उसने ये चीज दे दी ट्रांसपोर्ट, जिसने सुमैया उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ डिवाइड किया, दूसरी तरफ जोड़ेगा। यहां पे उसको एक कंप्रेस किया, मिसाल के तौर पे प्रेजेंटेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे अगर कंप्रेस किया तो दूसरे एंड पे उसको डीकंप्रेस करेगा। यहां जिप किया तो वहां अनजिप करेगा, यहां टार किया तो वहां पे अनटार करेगा। कुछ बात समझ आ रही? ओके। क्या ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जिसमें डिटेल में जब पढ़ेंगे तो फर्दर बताऊंगा। मिसाल के तौर पे रिलायबिलिटी, मिसाल के तौर पे फ्लो कंट्रोल, मिसाल के तौर पे एरर, रिलायबल, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस है, ऑर्डर डिलीवरी, ऑर्डर डिलीवरी। तो दीज आर अ फ्यू सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय दी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके अलावा मैंने वो पहले कह दिया, इसलिए दोबारा नहीं कहा, कि चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ना और फिर उनको जोड़ना, यानी पहले इसको सेगमेंट बनाना और उसको फिर रीअसेंबल करना। दीज आर द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर, जिसका काम एड्रेसिंग, जिसका काम एड्रेसिंग, राउटिंग, ठीक है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर का क्या काम है? डेटा लिंक लेयर, और लाजमी तौर पे हर किसी लेयर पे भी नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता है इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन हर लेयर करती है। अपना हेडर ऐड करती है और जब मिल जाता है तो उस हेडर को रिमूव करती है। इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। फिर डेटा लिंक लेयर क्या करती है? उस जो जी नेटवर्क लेयर्स को देता है उसको एक खास फ्रेम्स में बंद करती है, खास मीडियम के लिए उसको तैयार करती है। जी इसने वायरलेस पे जाना है, वाईफाई पे जाना है, ब्लूटूथ पे जाना है, इथरनेट पे जाना है, फ्रेम रिले पे जाना है, उसके मुताबिक वो मामा इसको तैयार करती है। कौन सी लेयर? डेटा लिंक लेयर। एंड द फाइनल इज द फिजिकल लेयर, जिसका काम है कि जो फ्रेम है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करे अकॉर्डिंग टू सम इनकोडिंग टेक्निक, अकॉर्डिंग टू सम इनकोडिंग टेक्निक। तो हर लेयर का आपने देखा कि कोई ना कोई काम है। कोई भी चीज, जैसे अल्लाह ताला ने कोई चीज बगैर वजह के नहीं बनाई, इंजीनियर भी और साइंटिस्ट भी उसको नहीं बनाता बगैर रीजन। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? Okay, then is the, as compared to this, your TCP model has the 4 layers. बल्कि बेहतर है कि हम 5 लेयर्स में ही बात करें। फिजिकल लेयर उसी तरह है, डेटा लिंक लेयर उसी तरह है, जस्ट नाम तब्दील कर दिया नेटवर्क लेयर से इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी तकरीबन वही चीज है, जस्ट यहां पे 3 लेयर्स इकट्ठी कर दी गई, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। वो तीनों काम अगर जरूरत है तो एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करेगी। बस सिंपल इज दिस। याद रखो कि जितनी भी अपर की लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद अगर आप उस पर आना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर, फिर उसके बाद लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो एप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क, फिर डेटा लिंक और फिर फिजिकल। तो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर आर पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ अपने विंडोज है, विंडो में ये मौजूद है। आईओएस है, उसमें ये मौजूद है। एंड्रॉइड है, उसमें अंदर ये मौजूद है। एप्लीकेशन आप लिखते हैं
यानी ये सॉफ्टवेयर में हो गया, ये आपके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बन गया, और ये पार्ट आपका हार्डवेयर में आ जाता। जैसे आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ये हार्डवेयर दिखा, दैट इज द लेयर 2 एंड पार्ट ऑफ द लेयर 1 एज वेल। लेयर 1, लेयर 1 और 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यही उसको फ्रेम में डिवाइड करता है, यही उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, यही उस सिग्नल को वापस फ्रेम में ले जाता है और फ्रेम को तो खत्म करके आपके आईपी डेटाग्राम्स बनाता है। क्लियर एवरीवन? नाइस। सो वी कम टू दी, यहाँ पे वही बातें बता रहा है, कुछ नहीं जी, जो मैंने आपको कहा कि 3 को इकट्ठा कर दिया, बाकी कोई बात खास नहीं है इसके पास। हम पैकेट ट्रेसर पे इस चीज को देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, दैट इज और प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा। अब हम आते हैं जी कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। इनकैप्सुलेशन जेंटलमैन, जैसे अभी मैंने कहा, अभी इस बात पे आप इत्तेफाक कर गए कि ये एक सिंगल मोनोटोनस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल लेयर्स का सिस्टम है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर नहीं कोई भी मैसेज बनाया, चाहे आपने उसमें हेलो लिख दिया, चाहे आपने उसमें सिर्फ एक क्लिक किया, जो मर्जी किया, अब ये डेटा नेक्स्ट लेयर को यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर इस मैसेज को लेके, एमएसजी को लेके अपना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रेड में इसके साथ ऐड कर देता है, जिसको कहते हैं हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, HT। अब ये एग्जैक्टली अगली लेयर के हवाले कर दिया जाता है, और अगली लेयर अपना हेडर इसके साथ ऐड कर देती है, मे आई कॉल इट द नेटवर्क लेयर हेडर। अगली लेयर इसको एग्जैक्टली पेलोड के तौर पे ले लेती है। क्या ले लेती है? ये पेलोड है ऊपर से आया हुआ, ये पेलोड है रेड वन ऊपर की लेयर से आया हुआ, ये ब्लू वन अपर लेयर से, नेटवर्क लेयर से आया हुआ पेलोड है। अब हम डेटा लिंक लेयर पे पहुंच गए। डेटा लिंक लेयर इसके साथ अपना हेडर ऐड कर देगा। ये कर दिया जी, ये हम कह देते हैं डेटा लिंक लेयर का हेडर है। वो ये ट्रेलर भी ऐड करता है, क्यों करता है इस पे बात करेंगे। एंड देन इट गोज टू द फिजिकल लेयर वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स, यानी वोल्टेज लेवल्स, एंड दीज वोल्टेज लेवल ट्रेवल ऑन टू दी मीडियम। लेकिन मेरा टॉपिक क्या है? इनकैप्सुलेशन। क्या मतलब है? इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन का ऐड होना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन का ऐड होना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। आप कहेंगे क्या जरूरत है इसका? भाई इसी ने तो बताना है। यही इंफॉर्मेशन तो दरमियान में जितने भी मशीन्स हैं, यही तो पढ़ के वो बताएंगी कि इसका डेस्टिनेशन नेटअकैड है, जूम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। ठीक है रफी? ओके, तो यही चीज आपको यहां पे सिखाना मकसद है। तो सबसे पहला जो कि इनकैप्सुलेशन से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 10 गीगाबाइट्स की फाइल है, तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है, आपका नाम मुझे भूल गया, शाहजेब। शाहजेब, क्यों हम इस पूरे के पूरे 10 गीगाबाइट, जो कि आपको पता है कि 80 गीगाबिट के बराबर है, 80 गीगा बिट्स के बराबर है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि 80 अरब बिलियन बिट्स हैं। मैं इसको इकट्ठा ही क्यों नहीं भेजता? एज ए सिंगल यूनिट मैं इसको नेटवर्क पे क्यों नहीं डाल देता? मेरी बात समझ आ रही?
क्यों मैं इसको छोटी 80 गीगाबाइट को मल्टीपल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता हूं, जिसको कहते हैं पैकेटाइजेशन, या जिसको कहते हैं सेगमेंटिंग द मैसेज, ब्रेकिंग द मैसेज। इसकी वजह यह है कि अगर इतना बड़ा पीस देते तो उससे एक नुकसान तो ये आता कि जिसको मिल जाता नेटवर्क वो तो बादशाह हो जाता, लेकिन बाकी सारे को कुछ भी ना मिलता। इस वजह से इसको कहते हैं अभी जेन में आ जाएगा कि अगर आप किसी एक को मिले और बाकियों को ना मिले तो दैट क्रिएट ए सेंस ऑफ, अभी आ जाता है में टर्म है, अभी आपको बता देता हूं, नॉट एन इशू। लेकिन ये आपको समझ आ गया कि अगर ये 80 गीगाबिट इसको मिल जाता तो ये तो सारा पूरा दिन गरीब ऐसी बैठी रहती कि जी नेटवर्क निश्ता डिप्राइव फील करती, ठीक है ना। अब अगर ये क्वेश्चन ये है तो इस वजह से बेहतर है कि हम इसके नेट करें, 1000 बिट इससे लें, 1000 बिट इससे लें, 1500 बिट इससे ले लें मिसाल के तौर पे, तो इसके भी 1000 बिट यहाँ पे देखे जा रहे हैं। ये जो लाइट येलो कलर है और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, ये दो डिफरेंट पैकेट्स आए। बात समझ आ रही है ना। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि तोड़ना एक तो ये रीजन, दूसरा अगर ये 80 बिलियन बिट्स होती तो 80 गीगा बिट्स होने की वजह से लाजमी तौर पे अगर यहां से यहां पहुंच भी जाती उसमें मल्टीपल बिट्स एरर में होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर रेट है, हर एक मीडियम का बिट एरर रेट है। कभी भी 80 अरब बिट्स बगैर एरर के यहां नहीं पहुंच सकती। तो ना पहुंचती तो हम कहते दोबारा भेजो, हमारे तो गार्बेज है, बस ये भेजता रहता, हमें कभी भी ठीक ना मिलती, कभी भी हमारी काम ना होता। तो दैट द रीजन हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके, और क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर ये 1500 बिट्स हैं, 5000 बिट्स हैं चले, तो 5000 बिट में एरर का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू 80 × 10⁹। तो यूं हमारी कम्युनिकेशन बेहतर, इसी वजह से क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हो गई। क्योंकि स्पीड तो उसको कहते हैं कि कुछ मिलेगा तो स्पीड है ना, मिलता ही ना, चाहे स्पीड कुछ भी होती, हमें तो कुछ नहीं मिला, स्पीड किस काबिल, किस काम की। तो फर्स्ट इज इंक्रीज स्पीड, एंड नंबर 2 अब लाजमी तौर पर मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट बाय इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अगर मेरा आउटपुट 0 होता तो भी कुछ मिलना ही नहीं, सही चीज मिली ही नहीं, तो एफिशिएंसी 0 होती। तो इसका मतलब है कि तोड़ने का फायदा ये हुआ कि एक तो आपको कुछ मिल रहा है, इसके मतलब आपको स्पीड मिल रही है, और नंबर 2 आपके नेटवर्क की कुछ एफिशिएंसी सामने आ गई है। ठीक है अब्दुल्ला, इज क्लियर अब्दुल्ला? ओके, देन इज दी नंबर 2, अगर आपने इसको तोड़ा है तो लाजमी है कि आप उसको नंबरिंग करें, आप उसकी नंबरिंग करें। क्योंकि नंबरिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आपने इसको ब्रेक किया है, अगर आपने इसको ब्रेक किया है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको कंबाइन भी करेंगे। क्योंकि अगर यहां से 80 गीगाबाइट्स ने आना है या बिट्स ने आना है तो यहां पे भी 80 गीगाबाइट इकट्ठा होना जरूरी है। तो इसलिए ये साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 में इसको तोड़ रहे हैं, और ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 में तोड़ रहे हैं, और ये एक ही नेटवर्क के ऊपर, एक ही मीडियम के ऊपर टुवर्ड दी डेस्टिनेशन जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि इसको जोड़ना मकसद है, कंबाइन करना मकसद है, तो इनकैप्सुलेशन के लिए जरूरी है कि यू मस्ट सीक्वेंस देम, यू मस्ट नंबर देम। क्या करूं? पिछली स्लाइड, ओके। तो दिस इज स्लाइड नंबर 53 एंड आई एम प्रीवियस स्लाइड जी।
सही है, ओके नाइस। तो ये भी नाइस हो गया कि नंबरिंग क्यों कर रहे हैं। एंड इसके बाद है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हर लेयर अपना डेटा देती है और उस डेटा के साथ कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया जाता है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इसका हेडर है, इसने अपना हेडर ऐड कर दिया, इसने अपना हेडर ऐड कर दिया, हर लेयर अपना हेडर ऐड कर दिया। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। अब आप कहेंगे फिर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हर लेयर को अगर मैं मुख्तलिफ 5 लेयर्स को यहां पे आपके सामने रख दूं तो जेनेरिकली तो मैं कह सकता हूं ये एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है, ये एप्लीकेशन लेयर का है, ये नेटवर्क लेयर का है, ये डेटा लिंक लेयर का है। ये जेनेरिक नाम है, लेकिन पीडीयू से ये नहीं पता चल रहा किस लेयर का है। फिर आपको साथ कहना पड़ेगा इस लेयर का पीडीयू है। लेकिन अगर आप ये नहीं कहना चाहते इरशाद, तो फिर आप कहेंगे यहां पे आपका डेटा है। डेटा का मतलब है मैसेज है। बगैर बताए हुए बंदे को समझ आ जाएगी कि ये किस लेयर का है, एप्लीकेशन। जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे आए तो आप कहेंगे ये सेगमेंट है। क्या कहेंगे? तो अगर कोई कहता है कि सेगमेंट में इशू है, इसका मतलब समझ जाओ कि लेयर 4 का मसला है। किस लेयर का मसला है? लेयर 4 का। इसी लेयर के ऊपर इसको यूडीपी डेटाग्राम भी कह सकते हो। डेटाग्राम अगर टीसीपी बना रही है तो सेगमेंट कहलाएगा। अगर टीसीपी बना रही है तो क्या कहलाएगा? पीडीयू को सेगमेंट कहेंगे। और अगर यूडीपी बना रही है तो उसको डेटाग्राम कहेंगे। बात समझ आ रही? इसी तरह जब यहां पे नेटवर्क लेयर के पास आएगा तो जेनेरिकली यू मे कॉल इट ए पैकेट, बट मोस्टली वी कॉल इट द आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम। कोई कहता है कि आईपी डेटाग्राम, इसका मतलब कि लेयर 3 का मसला है। अगर यहां है, डेटा लिंक लेयर पे है, तो यू मस्ट कॉल इट अ फ्रेम। यू मस्ट कॉल इट अ फ्रेम। और ऑन द फिजिकल लेयर it is always the signals. तो ये नाम आपको जी डेटा, सेगमेंट या डेटाग्राम, पैकेट या आईपी डेटाग्राम, फ्रेम और बिट्स या सिग्नल्स आपको कहेंगे जी सिग्नल का। तो क्लियर है कि ये फिजिकल लेयर का काम है। किस लेयर का काम है? फिजिकल लेयर का। जी जेंटलमैन, एनीथिंग? ओके, देन इज दी। तो अब वो एग्जांपल दे रहा है हमें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्लाइंट कुछ चीज सर्वर को भेज रहा है, तो देखें इसने अपना डेटा निकाला, डेटा हवाले कर दिया टीसीपी को, टीसीपी ने अपना हेडर लगा दिया, इसने ये चीज हवाले कर दी आईपी के, नेटवर्क लेयर के, उसने आईपी लगा दिया। अब जो नेटवर्क था वो वायर्ड था, तो इंटरनेट था, उसने अपना हेडर ट्रेलर लगा दिया और ये कंप्लीट आइटम इससे क्लाइंट से सर्वर की तरफ आपको यूं। लेकिन इन रियलिटी जो चीज मीडियम पे जाती है दैट इज दी सिग्नल्स, बिकॉज ऑल ऑफ देम व्हाट आर दे आर दी 1 and 0s bits, and bits on the physical layer are converted into the signal, and the signal travels something like this onto this channel. समझ आ रहा? तो इनकैप्सुलेशन क्या है? हेडर्स का ऐड कर। जी इन दोनों का पर्पस क्या है? गुड क्वेश्चन। A question has been asked by Shela, and the question is कि अब मैंने बिल्कुल ये कहा कि अगर ये मेरी डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, तो ये एक तरफ तो हेडर ऐड करती है, डेटा लिंक का
हेडर, और दूसरी तरफ ऐड करती है ट्रेलर। ट्रेलर तो क्यों अलग अलग, क्या इसका फंक्शन है और क्या इसका फंक्शन है, और अलग अलग क्यों? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग क्यों, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन? नहीं, ओके। एक मिनट जी, मैं इसको वो कर दूं जी, आपका जी ठीक है, लेकिन अलग क्यों किया? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन शाला ये पूछ रही हैं कि इकट्ठा ही क्यों नहीं रख दिया, हेडर अलग लगाया, ट्रेलर अलग लगाया, वाई? सवाल समझ आ गए? तो जवाब देते हैं जी। सो कायनात, आप जवाब देना, एक मिनट, जवाब दे रहे हो, सवाल कर रहे हो? हाँ, जवाब सबर करो। यहाँ पे हमारे पास सीनियर्स में लाइबा और जुनेद वो भी हैं, कायनात भी हैं, क्या वो जवाब देना पसंद करेंगे? सवाल समझ आया कायनात और लाइबा? क्वेश्चन उसने, शैला ने ये किया, आपकी क्लास फेलो है इसलिए आपको इसका बोझ उठाना पड़ेगा कि क्यों, वो कहती है क्यों ऐसा किया गया, हेडर में क्या ऐसी चीज लगाई और ट्रेलर में ऐसी क्या मुसीबत है कि इनको यूं इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया गया? जवाब देते हो कि ऑन योर बिहाफ में आंसर दूं? अगर आप लोग एक माइक अपने पास रखें तो आपके कई मसाइल हल हो जाएंगे। चले जी, मैं फिर जवाब देता हूं क्योंकि प्रॉब्ली आप नहीं कुछ जवाब दे रहे, तो मैं आज का जवाब देता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हेडर में जो दो इंपॉर्टेंट चीज ऐड करते हो वो है सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का मैक, जो कि हर कोई 48 बिट्स का है, ये भी 48 बिट का है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो हैं कि किससे आया, किसको जाना है, ये यहां पे आ गया। जबकि जबकि ट्रेलर में जैसे हमें इरशाद ने बताया कि इसमें सीआरसी का जो रिटर्नेंट बिट्स होती हैं, सीआरसी से जो रिटर्नेंट बिट्स जनरेट होती हैं, यहां पे वो रखी जाती हैं, जो कि ईथरनेट में 32 बिट्स है। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि क्या रखते हैं हेडर में और क्या रखते हैं ट्रेलर में। अब सवाल असल जो सामने आ रहा है कि अलग अलग क्यों किया, यही सीआरसी यहां क्यों नहीं रख दिया? ठीक है ना रफी, सवाल तो बनता है। तो जवाब इसका ये है कि जब आपके पास ये आपका डिवाइस है, ये आपका पीसी है, जिसपे आपको थ्रू ए मीडियम ये चीज ये मिल रहा है, अब आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले हेडर। हेडर में आप देखोगे कहां से आया और किसको, क्या ये डेस्टिनेशन में हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, गुड। उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आना चाहिए बाकी हिस्से मेरे पास आने चाहिए, मिसाल के तौर पे डेटा आना चाहिए। इसमें भी आपको पता है डेटा में मुख्तलिफ हेडर्स हैं, यानी डेटा आना चाहिए, क्योंकि अगर सीआरसी पहले आ जाए तो मेरा किसी काम का नहीं है। सीआरसी करता क्या है शाला? एरर डिटेक्शन। क्या करता है? ये मालूम करके बताता है कि जो चीज मुझे मिली है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ये मैंने पहले भी शायद एक्सप्लेन किया लेकिन प्रॉब्ली इट रिक्वायर लिटिल फर्दर। जी, ये करता कुछ यूं है कि, और फिर यहां पे आपको बड़ा आसानी से बात मेरी समझ में आ जाएगी कि अगर ये मेरा डेटा है, कुछ भी है, पिक्चर है, वॉइस है, वीडियो है, कुछ भी है, कुछ भी है, मैं इसको एक खास एल्गोरिथम के हवाले करता हूं इस डेटा को, जो कि इस केस में सीआरसी है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये इस डेटा को पर कुछ प्रोसेस करता है, और अगर ये सीआरसी है तो ये करता है मॉडुलो 2 अरिथमेटिक्स, मॉडुलो 2 अरिथमेटिक्स।
और इस मॉड्यूलेशन 2 अर्थमेटिक के प्रोसेस के बाद ये एक्स्ट्रा 32 बिट जनरेट करता है, जिसको मैं कहता हूं रिडंडेंट बिट्स। रिडंडेंट बिट्स, ये रिडंडेंट बिट्स मैंने यहां पे इस HT में डाल दी। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, मैं जब ट्रांसमिट करता हूं तो अपना डेटा भी और ये रिडंडेंट बिट्स भी डेस्टिनेशन की तरफ भेज देता हूं, और लाजिमी तौर पे हेडर भी लगाता हूं जिसमें सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक लिख दिया। अब जब ये पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे, वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन देखेगा कि क्या ये मेरे लिए है। हाँ, उसको यहां से ये पता चल गया कि यहां ये मेरे लिए है, तो मैंने गलत लिखा, पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है और बाद में सोर्स का एड्रेस होता है, तो वो पहले ही 48 बिट पढ़ के उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए है या नहीं है। क्लियर? अगर ये डिसाइड होगा कि मेरे लिए है तो फिर वो डेटा को लेना शुरू कर देगा। डेटा को जब लेना शुरू करेगा तो डेटा ये आ गया वापस मेरे पास, मैं उसके ऊपर, मुझे CRC की अभी जरूरत नहीं है, मैं उस डेटा के ऊपर वही CRC एल्गोरिथम दोबारा रन करता हूं और एक एक्स्ट्रा 32 बिट दोबारा जनरेट करता हूं, सॉरी 32 बिट्स जनरेट करता हूं। ये हो गई जी, CRC ने कर दिया। अब मुझे चाहिए ये 32 बिट्स आखिर में कि मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं, मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है जो डेटा ये है वही डेटा ये है, इसका मतलब डेटा इज ओके। और अगर ये 32 बिट और ये 32 बिट और नॉट द सेम, इसका मतलब है कि डेटा चाहे जो भी है कुछ गड़बड़ है, डेटा जो भी है पर गड़बड़ है, इसका मतलब है थ्रो इट। तो मुझे इस CRC की कब जरूरत पड़ी, जब मुझे डेटा मिल जाए तो तब मुझे इस CRC इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इट मस्ट बी एट द एंड। मिला जवाब के नहीं मिला? मैंने दोनों का एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो मैंने हेडर को एक्सप्लेन किया कि मैंने इसके जो पहले 48 बिट आए, इसके जो पहले 48 बिट ये मेरे पास आए मेरे डिवाइस के पास, मैंने ये चेक किया मैं हूं भी ये क्या नहीं, तो मुझे हेडर चाहिए पहले। अगर मैं हूं तो नाइस, अगर मैं नहीं हूं तो आई शुड थ्रो इट, आई शुड इंटरसेप्ट। मुझे वो डेटा लेने की क्या जरूरत है जो मेरे लिए नहीं है? नहीं, लाजमी तौर पे डेटा ऑलवेज द कम्युनिकेशन इज सीरियल, नॉट इन पैरेलल। तो पहले मेरे पास हेडर आएगा, मैं देखूंगा मेरे लिए है तो मैं ले लूंगा, कहूंगा अगली चीज लेता हूं। अगर मेरे लिए नहीं है तो व्हाई शुड बी वरीड, आई शुड सिंपली स्टॉप। अगर ले लिया मेरे लिए है तो अब हेडर इसका डेटा उठा लिया मैंने, डेटा ले लिया तो देखना है कि ठीक भी है कि तो नहीं है। उसका मैंने उसके बाद इस डिवाइस ने उसके बाद CRC, इसने इस डिवाइस ने उसमें CRC किया, 32 बिट एक्स्ट्रा आए, उस 32 बिट को अब मुझे चाहिए ट्रेलर, तो मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, कंपैरिजन हुआ, ठीक है तो इसका मतलब डेटा ठीक है, नहीं है अगेन थ्रो इट। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज इट क्लियर? जी जबकि यही कहना चाहते थे या कुछ ऐड करना चाहते थे? ऑलमोस्ट यही था। कह लें आल्दो के दो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, दैट इज नॉट योर इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट ए डेटा। तो फॉर मी बोथ हेडर एंड ट्रेलर आर द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जी जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ आई? जो क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था, क्या आपको उसका मकसद समझ आया कि क्यों हेडर अलग और ट्रेलर अलग? आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं? वाजिद आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, नहीं कहना, आगे चलते हैं। ये आखिरी स्लाइड तो पूरी करने दें जी। अब अगर बस आखिरी ये भी अब 1 मिनट है
अगर हमने ये सब कुछ ऐड किया तो सबको हटाना भी है, जो जो हेडर लगाए, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को डेटा की जरूरत अब उस हेडर्स की जरूरत नहीं है। ओके, आप चेक करें ना कि क्या है। यस सर, ओके नाइस। तो डी कैप्सुलेशन